मिस्टर मोदी, दोबारा ये रास्ता इख्तियार करोगे तो मुंह की खाओगे। पाकिस्तान 6-7 गिरा के अपने 35-40 को हिफाजत से वापस लाना ज्यादा बड़ा कारनामा था। पाकिस्तान है तो हम हैं। इस वक्त हमारे मशरक में भी दुश्मन है बांग्लादेश और मगरब में दुश्मन है पाकिस्तान। इन्होंने राफेल के भी आरती उतारी थी। बिल्कुल उतारी, सिंदूर लगाया था, बिल्कुल लगाया, फिर सिंदूर हमने उतार दिया। बिल्कुल। रूस और भारत का एक पुराना मिलाप है या कोई एक नई चीज है? वैसे इसमें बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है। तेजस को तो आपको 20-25 साल हो गए, उसको तो इंटीग्रेट कर नहीं सके। अब वो डेस्परेशन में बातें कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की। तो भाई पहले जो पहली नस्ल बनाई है उसको तो परवान चढ़ाओ। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में क्या सोच रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, जीपी पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं मैसम अब्बास और आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने बहुत पसंद किया। दिफाई हवाले से मेरे ख्याल में शायद उनसे बेहतर गुफ्तगू आज के दौर में कोई ना कर पाए। एक ऐसी शख्सियत के जो ना सिर्फ सिफारती हवाले से, दिफाई लिहाज से, सियासी हवाले से हर मामले पर नज़र रखते हैं और कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन भी आज हम उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे अगर वो हमसे शेयर कर सकें, जो कि क्लासिफाइड ना हो। हमारे बड़े एजाज़ की बात है कि एयर वाइस मार्शल साजिद हबीब साहब ने ज्वाइन किया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिछले दफ़ा जब आप आए थे तो आप थोड़ी जल्दी में थे, तो हमने सोचा कि दोबारा जो है वो आपको ज़हमत दी जाए। सर, दिफाई हवाले से भी हम बात करें कि कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर बात की जाए, रीसेंट कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से चल रही थी लेकिन फिर 1-2 दिन में कंफर्म हो गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस CDF, कितनी बड़ी एक इकदाम कह लीजिए या एक नया एक सेंट्रल कमांड एक बनी है, कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को। बिल्कुल, ये बड़े अरसे से इसके ऊपर स्पेकुलेशंस भी चल रही थी, कुछ रूमर्स आखिरी दिनों में कुछ रूमर्स तेज हो गए। रूमर्स भी, तो किसी ने कहा रूमर्स उड़ाई जा रही है। मैं रूमर्स होती ही उड़ाने के लिए है, जिससे उड़ाई जानी चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का हक है कि वो लेजिस्लेशन करे। ठीक है। और लेजिस्लेशन अगर जो हालात हैं, अभी के हालात, अगर उनको वो सूट करती है तो फिर उसका मेरे ख्याल में फ़ायदा ही होता है। ठीक है। देखिए, पहले हमारे पास 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थी, जिसके एक चेयरमैन थे। वो एक ओहदा था, एक सिस्टम था पूरा। थोड़ा सा आप बताएंगे वो कोऑर्डिनेशन का काम करती थी हर फोर्स के दरमियान? बुनियादी तौर पे कोऑर्डिनेशन के लिए ही थी कि कोऑर्डिनेशन के लिए होनी चाहिए, लेकिन आई बी वेरी कैंडिड कि उनके पास पावर्स नहीं थी कि वो कोऑर्डिनेशन कर सके। इट वाज मोर ऑफ अ रस्मी सी एक ऑनररी अपॉइंटमेंट थी। और लेकिन अभी हमने जो शायद गवर्नमेंट का जो फैसला है ये इसलिए भी हुआ कि अभी जो हमने देखा कि जो एक कंप्लीट एक वॉर का जो एक पैराडाइम चेंज आई है, जिसको मई में हमने देखा। जी। इसमें तो देखिए, जो चीज़ें अब इस जंग में चल रही हैं उसमें वो समंदर से भी लॉन्च हो सकती हैं, समंदर के पानी के अंदर से भी लॉन्च हो सकती हैं, हवा से भी, ज़मीन से भी, हवा से भी। तो इसके लिए अब इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप पूरे एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के ऊपर आ गए हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वो कैसे होगी जब तीनों फोर्सेस और बल्कि दूसरी एजेंसीज भी जिनको इसमें इंटीग्रेट किया जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी था कि इस तरह का सेटअप किया जाए। कुछ लोगों को शायद था कि ये इंटरफेरेंस होगी दूसरी सर्विसेज के, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। कोई भी सेंसिबल शख्स जो है वो CDF की कुर्सी पे बैठ के वो इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरी सर्विसेज के मामलात में। ठीक है। उसका अच्छा, ऐसा मॉडल दूसरे ममालिक में भी देखा हमने, सेंट्रल कमांड होती है? जी बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। मैं आपको टर्की की एग्जांपल देता हूँ। थोड़ा सा उनका फ़र्क है, लेकिन ये है कि जो उनके लैंड फोर्सेस थे हमेशा उनके, उसको कहते हैं कमांडर टर्किश जनरल स्टाफ। ओके। तो ही इज़ द मेन पर्सन, उसके पास तीनों फोर्सेस आर अंडर हिज कमांड। अच्छा। और उसके नीचे आते हैं। ठीक है, हमारा अभी सिस्टम शुरू हुआ है। ये इवॉल्व होगा, बिल्कुल। अभी देखें ना, फीडबैक सर्विसेज की तरफ से आएंगे, कोई इश्यूज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको कुछ टाइम लगेगा इवॉल्व होने, लेकिन एक बुनियादी स्टेप जो है वो लिया गया है। ठीक है। तो दुआ है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। इसमें थोड़ा सा ये भी बात हुई कि ताखीर भी इसी वजह से हुई कि एक नया एक इदारा कह लीजिए, एक नई अपॉइंटमेंट थी, तो बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती थी। बिल्कुल। ठीक है, अभी टाइम लगेगा। अभी तो देखें ना, लोगों को नोटिफिकेशन की परेशानी थी, तो उसका भी एक एक लफ्ज जो वो
देखभाल के लिखना पड़ता है। बिल्कुल। तो तरमीम भी अभी हुई है, ठीक है। तो इसको इवॉल्व होते एक सेटअप कंप्लीट ये भी अभी तय होगा कि क्या आर्मी चीफ ही इस ओहदे पर होंगे या कोई और? जी बिल्कुल, ये वक्त के साथ आगे चलेगा। जैसे टर्की में मैंने आपको बताया कि टर्की में चूंकि मैं वहां पे रहा हूँ दफाए ताशी के तौर पे, वहां पे होता आर्मी से ही है, ठीक है, सुपीरियर सर्विस वहां पे आर्मी है, और लेकिन वो आर्मी चीफ के ओहदे के बाद वो जिसको है कमांडर टर्किश जनरल स्टाफ बनता है। ठीक है। तो हमारा अभी आगाज है, देखिए आगे चल के उम्मीद रखते हैं कि बेहतर तरीके से इवॉल्व हो, क्योंकि आगे की जितनी जंगें हैं वो आप सोच भी नहीं सकते कि तीनों फोर्सेस और जो एजेंसीज हैं, हर सर्विस की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इन सब की कोऑर्डिनेशन एक कमांड के अंदर ना हो, बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब फील्ड मार्शल जाहिर है कि उन्होंने देखा कि ओहदे में भी एक्सटेंशन के हवाले से भी जो पहले से ही हो चुका था, अब एयर चीफ भी 2026 मार्च 2026 तक जो है वो रहेंगे, 2028 तक आई गेस। सो वो कैसे देखते हैं आपके, चूंकि उनका काम भी बड़ा सराहा जाता है, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, और उनकी लेगेसी भी कंटिन्यू रहेगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दिफा के लिए। जी बिल्कुल, बहुत से मुल्कों में जो टेन्योर्स हैं वो 3 साल 5 साल ऐसे भी हैं, ठीक है, ऑलरेडी इस तरह के सिलसिले चल रहे हैं। मैं अब एयरफोर्स की बात तो मैं चूंकि रहा हूँ, और मैं अब तो मैं समझता हूँ कि जब मैं आज की एयरफोर्स जाके देखता हूँ, और बड़ी मेहरबानी है कि मार्शल बाबर सिद्धू हमें बुला लेते हैं, हम जाके देखते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं 10-12 साल पहले नहीं, मैं 10-12 सदियां पहले रिटायर हुआ था। अच्छा, इतनी चेंज आई है। अच्छा, इतनी चेंज आई है। अच्छा, इसकी बुनियादी वजह क्या देखते हैं? वक्त का तकाजा है या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लिए हैं हमने? मेरे ख्याल में इस वक्त का तकाजा है। वो यूं कि 2019 आपको याद है, बिल्कुल। अब 2019 से पुरानी अगर आप एमएम आलम के कारनामे देख लीजिए, वो जमाना देख लीजिए, तो बिल्कुल एक मैनुअल फाइट थी, जिसको डॉग फाइट कहते थे, आपस साथ आके लड़ रहे हैं, जो पीछे आ गया उसने गन रखी और शूट कर दिया। वो चीजें चेंज हुई, तो एक 1984 में जब हमारे पास 83-84 में F-16 आए हैं, ठीक है, तो एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट थी। उसमें अब कंप्यूटर्स आ गए, ठीक है। पहले हम जो थे पुराना, हम कहते हैं कि वो पुराने ज़माने में, जो मैंने भी पुराने जहाज उड़ाए हुए हैं, F-16 मेरे होते हुए आ गए थे, लेकिन मैं आई वॉज ऑन द मैनुअल सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हमने कहीं बम रॉकेट मारना, हम कहते थे कि निशाना लगे, हम कहते थे हुन, तो दैट हुन यूज्ड टू वर्क। अच्छा, तो हुन से कंप्यूटर्स की तरफ एक ग्रेजुएशन हुई। F-16 में आपको सारा कुछ प्रोग्राम करते थे, उसने जहां आपने रखा वहां पे जाके लगेगा। वो हवा चल रही है उसका भी ख्याल रखेगा, मौसम का भी, हाइट का भी, हर चीज का। और उसके बाद अब जो पिछले 5 वर्षों में चेंज आई है, देखिए अब जैसे मैंने कहा कि आगे की वॉरफेयर सारी मल्टी स्पेक्ट्रम है, मल्टी डोमेन है, ठीक है, वो जमीन से उठ के स्पेस पे जा पहुंची, सैटेलाइट तक जा पहुंची। बिल्कुल। तो इसमें पिछले 4-5 साल में आई मस्ट अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने बहुत काम किया है, और चूंकि बहुत सारे कुछ चीज़ें पहले शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ को इनका अपना विजन था, ठीक है, तो इस चीज़ को सिस्टम में, जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से सेटल होने में, मेरे ख्याल में ये इस वक्त जो फैसला है, मेरी ज़ाती राय है, ठीक है, कि ये इंशाल्लाह बेहतर साबित होगा कि अब जिस जनरेशन को ये अपने सबऑर्डिनेट्स के तौर पे, अपने सक्सेसेस के तौर पे तैयार कर रहे हैं, वो अगले 2-3 साल में बिल्कुल गेयर्ड अप होंगे कि कोई भी सर्विस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से संभाल सके। और मैं फिर बताता चलूं कि जब पहली दफा, ऐसा 2-3 दफा हुआ है, सबसे पहले जब एयर मार्शल असगर खान पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी एयरफोर्स कमांडर बने, ठीक है, तो वो 8 साल तक रहे, ओके, क्योंकि उन्होंने बनाना शुरू किया था एयरफोर्स को, जो कायदे आज़म का विजन था। बिल्कुल, कायदे आज़म का विजन अभी तक चल रहा है जी। फिर जब F-16 आए, तो उस जमाने में, अबे लोग कहेंगे कुछ और भी वजूहात थी, लेकिन एक नई चेंज आई थी, तो एयर चीफ मार्शल अनवर शमीम भी कोई गालिबन 7 बरस तक रहे, ठीक है। तो अब कंप्लीट एक जमीन से उठ के फिजा में चली गई है जंग, और इसमें मल्टीपल चीजें हैं, जहाज वर्सेस जहाज नहीं है, इट्स अ पैकेज वर्सेस पैकेज। तो आई एम श्योर कि ये इस एक्सटेंशन के बाद जब भी इनके अगले जो है सक्सेसर्स आएंगे, और जो टीम्स होंगी, वो पूरी तरह इस काबिल होंगी कि इसको कैरी ऑन। थोड़ी सी हम बात कर लें, चूंकि पूरी दुनिया अभी तक बात कर रही है, उस रात क्या हुआ था, वो जो डॉग फाइट है मई की, उसके हवाले से आज तक बात की जा रही है, और क्या ऐसी चीजें थी, नई थी, जो कि पाकिस्तान ने ट्राई की और दुनिया ने देखी?
दुनिया ने देखी और दुनिया उसको केस स्टडी के तौर पे कर ले रही रही है, बिल्कुल आज तक कर रही मैं है, अभी तो बात कर रहे हैं। आप देखिए इसके ऊपर हम बहुत बात कर चुके कि क्या हुआ, मल्टीपल डोमेन थे, उनके हमारे 40-42 थे, उनके 80 के करीब जहाज थे, बिल्कुल, और उनके पास राफेल था विच वाज 4.5 जनरेशन, और उसको तकरीबन इतना ही महंगा जहाज है जितना F-35 है अमेरिकियों का, जो उनका जिसको आप कह सकते हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ है, उतना ही महंगा है। तो बहुत कुछ हुआ। अगर आपने सुना, कहा जाता है कि जी इतने लॉक किए गए थे। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल लॉक किए गए थे, और लेकिन एक सेंसिबल कमांडर, और उस वक्त एयर चीफ जो है वो पर्सनली एक एक चीज मॉनिटर कर रहे थे शूट करने की, और बिकॉज फॉर मेनी नाइट्स ही वाज इन द ऑपरेशन रूम, आई हैव सीन दैट ऑपरेशन रूम, वो वहां पे थे। और देखें, मैं अभी भी कहता हूं, और मैंने इस मे के वाक़े के फौरन बाद भी कहा था कि 6-7 गिरा के अपने 35-40 को हिफाजत से वापस लाना ज्यादा बड़ा कारनामा था। बिल्कुल ऐसी है। तो यही कमांडर का डिसीजन होता है कि आप ल्योर नहीं होते। अगर आप इसमें आ जाते कि और आपका एक भी गिर जाता तो क्या होता। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट वाज वेरी टाइमली डिसीजन। और बल्कि मैं लेट मी शेयर विद यू जी प्लीज कि आप जैसे ट्रम्प ने कहा है कि माय फेवरेट है फील्ड मार्शल, तो जब एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर गए वहां पे पेंटागन में गए, ठीक है, तो मैं बड़ी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ क्योंकि बड़े सीनियर एक बंदे ने कहा, इनसे कहा कि आप लोगों ने जो किया है इसने हमारी चाइना और साउथ एशिया पॉलिसी को अपसाइड डाउन कर दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अच्छा देखिए, ग्लोबल डिप्लोमेसी में, कौमों की डिप्लोमेसी में ये चीजें मुस्तकिल नहीं होती। बिल्कुल ऐसी मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह से मोहब्बत चल रही है ऐसी चलती रहेगी, बिल्कुल। लेकिन जो इम्पैक्ट हुआ है फौरी तौर पे वो ये हुआ है, इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन अब सरहद के दूसरी तरफ चलते हैं, उधर क्या चल रहा है? उधर तो मेरे ख्याल में 2025 के हवाले से पहले भी हमने बात की है, उनकी पाक फिजाइया तो एक रात को निकली, उसके बाद वो ऐसे भागे कि दोबारा से फिर वो सामने नहीं आ सके, और अभी तक भागे हुए हैं। दुबई एयर शो में जो कुछ हुआ वो हमने आपके साथ शेयर किया। बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। मतलब क्या सियासी प्रेशर है, जो कि आपने पहले भी बात की थी कि सियासी दबाव बहुत है, फोर्सेस पे सियासी दबाव है, फोर्सेस जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती नजर आ रही हैं, या वो जिसे पंजाबी में कहते हैं कि इन्हें जो गई सन अभी ज्यादा तो रोते नजर आ रहे हैं। सीधी सी बात है। देखिए, इनका जो कॉन्सेप्ट था, जो इन्होंने अपना डॉक्ट्रिन बनाया था, और आज भी आप देख लीजिए उसके हिसाब से इनके पास 42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, 41-42 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए। ठीक है। इनके अपने मार्शल सर्विंग और रिटायर्ड कर रहे हैं कि सिर्फ 31 हैं। तो अब जब आपके पास पूरी तैयारी नहीं है तो आप इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। इनके अपने जो एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस वक्त हमारे मशरक में भी दुश्मन है बांग्लादेश, और मगरब में दुश्मन है पाकिस्तान, तो नॉर्थ में कौन सा इनका दोस्त बैठा हुआ चाइना, और नीचे एक समंदर बचता है उनके लिए साउथ में जाने के लिए, उसमें तो वहां पे बड़ी डेस्परेशन है। और वो कभी असले के लिए इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। और उस पर तुम बात करते हैं ना, अभी रूसी सदर नई दिल्ली में मौजूद थे, और जैसे उनकी आरती उतारी जा रही थी, और जैसे उनके लिए पूजा की जा रही थी, और जैसे मतलब मिन्नत तरनू पे उतरे हुए थे कि हमें कोई एयर डिफेंस सिस्टम दे दें, हमें कोई जहाज दे दें। वहां क्या चल रहा है? आरती की बात आपने खूब की। आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो ट्रम्प साहब की भी आरती निकाली, बिल्कुल आपने देखी आरती, और फूल चढ़ा रहे हैं, और क्या क्या कुछ कर रहे हैं। अब प्यूटन ने आना है तो उनकी आरती उतारी जा रही है। लेकिन आप भूल गए कि इन्होंने राफेल के भी आरती उतारी थी। बिल्कुल सिंदूर लगाया था, फिर सिंदूर हमने उतार दिया। बिल्कुल। देखिए, फर्क ये है कि जैसे हमने बात की थी अल्लाह ताला, बिल्कुल हमारा ईमान अल्लाह ताला पे। अभी भी जो 3 दिन पहले मैं गया हूँ, ग्रेजुएशन हुई है, उसका आगाज देख नए एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर, बाकी सर्विस के भी जब अब कमीशन उठा था, सबसे पहले अल्लाह ताला के कलाम पाक की तलावत होती है, जिसमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि दुश्मन से मुकाबले के लिए पले हुए घोड़े तैयार रखो। वाह। तो इस अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करने के लिए जब कोई सर्विस में आते हैं तो उनके ऊपर अल्लाह की रहमत का साया होता है। आरतियां नहीं उतरती। तो उसमें मैंने देखा कि बड़ा जोश और जज्बा था। बिल्कुल। और आपने देखा कि एयर चीफ मार्शल ने बड़े दबंग अंदाज में खड़े होके हक़ाइक़ बताए।
और ये नहीं किया कि 5 महीने के बाद, अभी फिर उन्होंने कहा कि एक एक फुटप्रिंट, एक एक सबूत, इमेज हमारे पास मौजूद है, सैटेलाइट इमेज मौजूद है। हम तो साथ साथ बताते रहे ना, हमें तो 5 महीने बाद याद नहीं आया कि हमने रात को ही बता दिया था, हमने तो रात को ही बता दिया 3:30 बजे 3:15 बजे बता दिया था, बिल्कुल बता दिया था सर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप आलमी हवाले से देखा जाए, जो रूस और भारत का एक पुराना मिलाप है या कोई एक नई चीज है, क्या पाकिस्तान को इससे खतरा लाहक हो सकता है इस मिलाप से, इस दफाई ताउन से, या इट्स ओके, इट्स नॉर्मल? मैं सब इसमें बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं है, इसलिए कि रूटीन की बात है। ठीक है। भारत एक बड़ी मार्केट है, उसने उसके तिजारती ताल्लुकात चीन के साथ भी हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद। रूस से उसने जब सोवियत यूनियन था तो मेरा ख्याल है कि इनके पास मिराज 2005 पहला जहाज था जो कि रशियन ओरिजिन का नहीं था, ठीक है, जो इन्होंने 80s में लिया। ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ट्रंप ने भी उनको ऑफर की F-35 देने की। जो रशिया है वो इनको चाहेगा कि Su-57 इनको बेचे। तो ये दिस इज परफेक्टली फाइन, करने दीजिए, ठीक है। इसमें हमें कोई परेशानी की बात नहीं, ये चलते रहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बिलियंस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि हमने नजर रखी हुई है कि क्या ले रहे हैं, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका इशू है, जो इनके अपने रिटायर्ड ऑफिसर कहते हैं कि भाई तेजस को तो आपको 20-25 साल हो गए, उसको तो इंटीग्रेट कर नहीं सके, किया होता तो ये मई के बिल्कुल सामने आता, एक शॉर्ट इंटेंस वॉर लेके आते उसको, वहां तो लेके नहीं आई। अब वो डेस्परेशन में बातें कर रहे हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की। ठीक, अच्छा, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने की बातें कर रहे हैं। ओके, तो भाई पहले जो पहली नस्ल बनाई है उसको तो परवान चढ़ाओ। उसके बाद तो ये डेस्परेशन है। आपने इसकी बात की, F-35 की अगर बात की जाए, जैसे आप कह रहे हैं कि अमेरिका इस वजह से बात कर रहा है, एज अ तैयारा कितना लीथल है वो, कितना वो इक्विप्ड है, और क्या वही बात है कि पाकिस्तान के जो JF-17 है या जो अगले तैयारे हैं उनके हवाले से कुछ क्या फर्क नजर आता है आपको? या इस पे डिपेंड करता है कि उड़ा कौन रहा है? अब आपने जवाब दे दिया। देखिए अच्छा। F-35 जो है ये बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज उड़ा रहे हैं। इसराइल ने गाजा पे जो जुल्म ढाए उसमें वही उड़ा था। जो रशिया का Su-57 है वो रशिया से बाहर अभी तक नहीं गया। ठीक है। तो बात वही है कि आप जहाज, इस सिस्टम लेना कोई जहाज आपके पास 100 आके खड़ा हो जाए, आपने उसको, आपके पास जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, आपके बाकी जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आजकल की चीजें हैं, उसके साथ उसको इंटीग्रेट करना, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर दाद दूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स को, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरी एयरफोर्स है, हम सबकी एयरफोर्स है, हम सबकी एयरफोर्स है, कि आप देखिए 2021 में J-10s आए, 2021 में आए हैं, और हम वो तेजा 2001 में शुरू हुआ था। हाँ। तो उसके 20 साल बाद आए और पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको इंटीग्रेट किया वेपन्स के साथ, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, और उसको जो है सारे जो डोमेन्स में उसको इंटीग्रेट किया और फिर साबित किया। तो सबसे बड़ा मुश्किल जो मरहला भारत के लिए या किसी भी एयरफोर्स के लिए होता है कि जहाज आप ले आए, परफेक्टली फाइन, ये आपने ले लिया, इसको कितने अरसे में अपने पायलट्स को ट्रेन करके, ठीक है, और सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके इसको आप जंग में जाने के काबिल करते, दोनों को होना चाहिए, जहाज को भी और पायलट को भी होना चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो तो कहते हैं राफेल भी बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट था, लेकिन वो जिनके हाथों में था, बात वही है। अभी F-35 वालों को भी Su-57 वालों को सोचना पड़ेगा कि मार्केट गिरानी है कि बनानी है, क्योंकि शेयर्स तो गिर जाते हैं, शेयर तो गिर जाते हैं जब भारत के हाथ में जाता है। अच्छा, आप जैसे आपने कहा कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स में जो अभी इवेंट था, तकरीब थी, वहाँ पे आप मौजूद थे। अब यंग ऑफिसर अभी जो आया है वो कितना मोटिवेटेड लगता है आपको मई की जंग के हवाले से, या 65 की वॉर को याद करता है, 71 के किस्से याद करता है? आपकी मुलाकात भी हुई होगी, कितना मोटिवेटेड है हमारा जवान? माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड है। मैं तो चूंकि PF कॉलेज सरगोदा का प्रिंसिपल रहा हूँ, तो मुझे हर थोड़ी देर बाद, सर मैं आपका स्टूडेंट था, सर मैं आपका स्टूडेंट था, दे वर एक्साइटेड, मोटिवेटेड। ओके। और देखिए उनके पेरेंट्स, अब मुझे एक लड़का मिला जो स्टूडेंट था, जो अकलौता माँ बाप का बेटा था। अच्छा। आमतौर पे लोग कहते हैं एयरफोर्स खतरनाक है, बेटा ना बढ़ो। पेरेंट्स भी एक्साइटेड थे, वो बच्चा भी एक्साइटेड था, क्योंकि देखिए मेरे बचपन में मेरी मोटिवेशन MM आलम थे। बिल्कुल। आज इनके सामने ये मोटिवेशन है जो आज जो 2019 में हुआ, जो अभी हुआ, पुराने भी है, लेकिन ये जो मोटिवेशन है, और फिर वही खुदा की जात,
खुदा की ज़ात, जब आपने उसके नाम से एक सर्विस में कदम रखा तो फिर आपका ईमान पुख्ता होता है। ठीक है सर, पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में क्या सोच रही है? क्या कुछ नई चीज़ें जो कि हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर सकें जिसके हवाले से, क्या नई चीज़ें हैं कि दुनिया को घबराना चाहिए जिनसे? दुनिया को घबराना नहीं चाहिए, कोई अगर बदनीयत है ऑब्वियसली तो उसको घबराना चाहिए। बिल्कुल। जो हमारे दोस्त हैं उनको खुश हाँ, होना खुश चाहिए होना कि चाहिए। वो हमसे सीख सकते हैं, बिल्कुल। हमसे वो चीज़ें ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मैं अभी रिसेंटली मुझे जैसे मैं कुछ मालूमात हैं मेरे पास जी कि हम बहुत ख़ास तौर पे GF-17 की जो हम 52% हम खुद बना रहे थे, 48% बाहर से। ठीक है। तो अब हमारा एक सेटअप है जो मौजूदा एयर चीफ है, इन्होंने बनाया है। नेशनल स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए हैं, लाहौर में भी है, और इंशाल्लाह हम डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू दिखाएंगे, लोगों को, आवाम को दिखाएंगे। अब वहाँ पे जो काम हो रहा है इट्स अमेजिंग। आप जाएंगे, आप देखेंगे, आप कहेंगे भाई ये कौन सा मुल्क है, क्या बात। तो उसमें इंशाल्लाह ताला प्लान है पाकिस्तान एयरफोर्स का इनका कि हम वो 100% जो है पाकिस्तान में हो करें, क्योंकि अब देखिए मार्केट बन गई है। और अब आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, आपने मार्केट प्रूव कर दी, आप खड़ा करेंगे तो लोग सेल्फी आगे देखेंगे। तो वेरी हार्डनिंग के और फिर ऐसे यंगस्टर्स को ट्रेन किया जा रहा है डिफरेंट डोमेन्स में, ठीक है, कि उनको देख के दिल खुश होता है। अच्छा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि देखें लीडर विजन वही होता है जो आगे की तैयारी करे, जो नजर यहाँ तक देती है, बसीरत कहीं और देती है। तो वो जैसे यानी जवानों ने पिछली जंग का जश्न मना लिया, अब उनका फोकस अगली जंग पे है। जैसे मैंने कहा था कि पाँव जमीन पे रखे हुए आप खुशी, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद खुशी मनाइए और पाँव जमीन पे रखिए और आगे की तैयारी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तैयारी में एयरफोर्स कभी मायूस नहीं करेगी पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इंटरनल हालात के हवाले से भी, हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, बलूचिस्तान के हालात के हवाले से, वहाँ हमें क्या करना है और वहाँ हमें कितना मोहतात रहना है, जो कि दुश्मन जैसे आपने कहा कि डेस्परेट है, डिसअपॉइंटेड है, तो अब वो इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, कोशिश कर रहा है फंसाने की। कितनी इत्तेहाद की कितनी ज़रूरत है और कितनी समझ की ज़रूरत है इस वक्त? ये पहले जैसे हमने बात की थी, अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि आप हनूद और यहूद के बीच में आप अपनी दोस्तियां बना रहे हो। अगर आपने मीडिया पे देखा हो, बड़ी क्लियरली आ रही हैं कि वहाँ पे जो जूइश ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी एक्टिव है अफगानिस्तान के अंदर, स्पेशली उन एरियाज में। इवन जो जलजला आया था पिछले साल, तो वहां पे आप गूगल करके देख लीजिए कि किन एनजीओज ने जाके वहां पे जूश एनजीओ जिन्होंने, बिल्कुल ऐसे सबूत मिलते हैं। फिर देखिए हमारी एक सिंपल सी बात नहीं मान रहे कि जो हम पे हमला कर रहे हैं उनको या बहुत दूर धकेल दो या हमारे हवाले कर दो। यही हमने कहा ना। बिल्कुल। तिजारत उनकी 80% हमारे थ्रू होती है। बिल्कुल। ये बात नहीं मान रहे और जाके भारत से बात कर रहे हैं तिजारत करने की। तो ये इनको सोचना पड़ेगा। आई एम श्योर के इनके अंदर भी जो अक्लमंद या सेन लोग हैं वो सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इवन इंडिया में लोग जो है, अब मैं बहुत सारे एनालिस्ट को देखता हूँ, बड़ी डिसेंट बात करते हैं। वहाँ हर कोई जनरल बख्शी नहीं है, नहीं हर कोई गौरव आर्या, हर कोई गौरव नहीं है, हर कोई, बल्कि आपने तो नया नाम दिया था उनको। तो उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अब स्टेट ने फैसला किया है कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे। ठीक है, लेकिन सर अब इस हार्ड स्टेट बनने के हवाले से थोड़ा सा एक जो मखसूस जमात की जानिब से एक सियासी इख्तलाफ कह लीजिए किया जाता है कि नहीं हमने तो मुज़ाकरात ही करने हैं, उससे कैसे निपटेंगे? मैं पॉलिटिक्स पे बात करना मेरे लिए मुनासिब नहीं है, कितना जरूरी है एज ए पाकिस्तानी मैं चाहूंगा कि हम सबको पहले पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए। ठीक है, बस आप यकीन कीजिए मेरी जिंदगी में अगर आप लीडर्स की बात करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स की, मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ, सबसे ऊपर तो ज़ात अल्लाह ताला ने जो भेजी है हमारे पास वो आंज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन अब हम पॉलिटिकल और दूसरे लीडर्स की बात करें, कायद-ए-आज़म से कोई नहीं, बिल्कुल ऐसी, ये 20वीं सेंचुरी में कोई नहीं उनसे बड़ा। बिल्कुल। तो पहले तो कायद-ए-आज़म के अहकामात पे अमल कीजिए, उनके जो बयानात हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। बिल्कुल। तो यही सोचना रेड लाइन पाकिस्तान होनी चाहिए। रेड लाइन पाकिस्तानी, कोई इंसान हम में से पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम ये सोचेंगे
تو यहाँ पाकिस्तान का भला होगा, हमारी अगली जनरेशन का भला होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि जिसको कहते हैं गुड सेंस प्रिवेल करेगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। तल्खी से मसाइल हल नहीं होते। तो बेहतरी से जाने के लिए मुझे यकीन है कि आप जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक कदम उठाएंगे मुस्बत, तो दूसरी तरफ वाले गले लगाने को तैयार होंगे। क्या बात, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और जैसे आपने सर ने जैसे इत्मीनान से, तसल्ली से वो तमाम तर चीज़ें गिनवाई हैं, बताई हैं कि क्यों पाकिस्तानी लोगों को, जवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को रात को चैन से सोना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।